नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल VVCC ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाना पर। और दोस्तों आज आपसे फिर जुड़ चुके हैं हम केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। और यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और लेते हैं आज का क्वेश्चन, जल्दी से आप कमेंट करते रहें जो भी क्वेश्चंस के बारे में आपको पता हो, और बाकी जो क्यूरीज होगी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दें। लेते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनी आयन विरूपित करता है। दोस्तों ये क्या होते हैं, देखो दो तीन अपन स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं समस्थानिक, एक संभारिक, एक अपन पढ़ते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अपना वर्ड है वो है सम इलेक्ट्रॉनी। सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब ये होता है दोस्तों वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या हो, समान हो। और ये दोस्तों आप तभी पता कर सकते हो जब आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में या फिर अपन बात करें उनके परमाणु क्रमांक के बारे में यदि आपको पता हो। जैसे दोस्तों अपन ऑप्शन के अनुसार चलें तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, मैं उनकी बात कर लेता हूं दोस्तों। सोडियम का नंबर होता है 11, और ये मान के चलिए आप इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं दोस्तों, 11 इलेक्ट्रॉन है। एक बार सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 11। पोटेशियम दोस्तों, जो पोटेशियम है उसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो क्रमांक आता है वो आता है 19 यानी 19। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, नेक्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 12। उसके अलावा दोस्तों एक है कैल्शियम, और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 16। अब ये तो है इनके जनरली परमाणु क्रमांक। अब अपने को देखने हैं कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होंगी बराबर उन्हें कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनी। देखिए दोस्तों इसमें समझिए, आप जल्दी से कमेंट कर दें यदि आपको पता हो तो। अब मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए दोस्तों सोडियम का होता है 11 और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, आयन है प्लस का, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 10। इसी प्रकार पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, यानी इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। सोडियम और जो पोटेशियम है दोस्तों इनमें एक में 10 इलेक्ट्रॉन है और एक में 18 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपस में बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों पोटेशियम और मैग्नीशियम। अभी बात की दोस्तों जो पोटेशियम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 19, और एक प्लस का लगा हुआ है, मतलब एक त्याग दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 18। मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम के पास दोस्तों वास्तव में 12 इलेक्ट्रॉन है, यदि 2 त्याग दिए तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। ये भी आपस में क्या नहीं है दोस्तों, बराबर नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। तीसरा देखिए मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+। अभी बात की मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 2 त्याग दिए, कितने बचे दोस्तों, 10। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, 2 त्याग दिए, कितने बचे दोस्तों, 18। तो 10 और 18 ये भी क्या नहीं है दोस्तों, आपस में बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है अपना ऑप्शन उसकी देखिए कैल्शियम +2 और S-2। कैल्शियम +2 की बात की जाए तो कैल्शियम के पास वैसे जनरली 20 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर जो है दोस्तों उसके पास कितने हैं, 16। अब आयन की बात करूँ, +2 आयन का मतलब 2 त्याग दिए और कितने बचे दोस्तों, 18। इस पर सल्फर पर है -2, इसने 2 ग्रहण किए, माइनस का मतलब ग्रहण करना, तो इसके भी कितने हो गए, 18 बराबर 18। यानी कैल्शियम और जो S-2 ये हैं, ये दोनों क्या है दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। और जिसका ये क्वेश्चन सही है ये मान के चलिए आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने इसके गलत जवाब दिए हैं तो आप ध्यान रखें, आपको थोड़ी सी तैयारी करने की और आवश्यकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दोस्तों। दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो एक कण नहीं है, वो तरंग भी है। ये बात किसने की थी दोस्तों। अपन बात करें इन सभी नामों की, थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड और बोहर, तो ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु, इनसे संबंध रखने वाले नाम हैं। लेकिन आप याद रखोगे दोस्तों इसमें जो डी ब्रोगली साहब हैं इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताई थी द्वैत प्रकृति। इन्होंने क्या बताई थी दोस्तों, द्वैत प्रकृति बताई थी। इन्होंने पहली बार ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास दोस्तों केवल कणीय प्रकृति नहीं होती है दोस्तों, उसके पास क्या होती है, तरंगीय प्रकृति भी होती है। तो आप याद रखोगे, क्या याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताने वाला कौन था, डी ब्रोगली था। उसके बाद में हाइजेनबर्ग ने कहा था कि यदि कोई तरंगीय प्रकृति वाला कण है तो उसके संवेग और स्थिति में क्या होंगी, जो क्लियर बात होगी वो नहीं की जाएगी, यानी संवेग और स्थिति को सही नहीं बताया जा सकता। उसके बाद में श्रोडिंगर का मॉडल आया था। तो इस आधार पर सीधा याद रखोगे तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसी रिएक्शन करेगा, स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या बात होती है, किस आधार पर देखा जाता है। तो इसमें देखो आप क्या आंसर होगा, ऑप्शन है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको इस न्यूक्लियन शब्द में हो सकता है थोड़ी दिक्कत, तो पिछले वीडियो में बात कर ली थी, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसे अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिलहाल प्रश्न का जवाब दे, रासायनिक व्यवहार जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कैसे धातु में रखा जाएगा, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला ग्रहण करने वाला, ये तो ये अपन बात करते हैं दोस्तों, उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या किया जाता है, उसकी रासायनिक प्रवृत्ति को निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और लगभग सभी के जवाब इसमें सही आए होंगे, ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, आज का चौथा प्रश्न, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे ये मॉडर्न पे जो है अपनी एटॉमिक फिजिक्स है, परमाणु भौतिकी, वहाँ से उठाया अपन ने क्वेश्चन, लेकिन एटम से पूछा जा सकता है। क्या होता है दोस्तों, मूलतः अपन यदि देखा जाए तो जो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को, और परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है मास ऑफ एटम, यानी उसमें कितना पर भार है। और दोस्तों यदि देखा जाए वास्तव में तो जो ये भार है परमाणु द्रव्यमान है, ये जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें ये जो परमाणु आपका द्रव्यमान है उसमें से इस द्रव्यमान संख्या को यदि घटाया जाए तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू प्राप्त होती है। ये वैल्यू कहाँ से आई दोस्तों, तो आप क्लियर ध्यान रखोगे, जनरली अपन लगभग सेम होती है, लेकिन जो हल्का सा अंतर पाया जाता है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री में, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसे जाना जाता है द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखोगे, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का जो अंतर है उसे अपन द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समभारिक परमाणु के विषय में सत्य कथन है कि कौन सा कथन ऐसा है जो समभारिकों के लिए सही है। देखिए बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, समस्थानिक होते हैं, समभारिक होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। अभी सम इलेक्ट्रॉनिक का प्रश्न था जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, समभारिक मतलब जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान, और समभारिक का मतलब होता है जिनका आपस में जो भार है वो क्या होना चाहिए, भार समान होना चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न, यानी द्रव्यमान संख्या यानी उनका भार तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि उनका परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, सही जवाब, बिल्कुल सही बात कही है। समभारिक समान भार वाले, समान भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग। यदि अपोजिट पूछा जाए द्रव्यमान संख्या असमान और परमाणु संख्या समान किसकी होती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, आप कहोगे उसके बारे में कि वो पूर्ण होते हैं, समभारिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं। इसका पहला जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक कण है। वीडियोस में क्लास में अपन ने बात की दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, कौन सा ऐसा है स्थायी मूल कण है, कौन सा ऐसा कण है जो क्या होता है दोस्तों, नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ऑप्शन न्यूट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो और प्रोटॉन। तो याद रखोगे दोस्तों, आपके कमेंट जल्दी से आए होंगे, आप याद रखोगे हमेशा न्यूट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो और प्रोटॉन में ये मेसोन कण ऐसे कण हैं दोस्तों जिन्हें युकावा ने खोजा था, और ये करते क्या है दोस्तों, ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को किस में बदलते रहते हैं, प्रोटॉन में बदलते रहते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं दोस्तों, ये नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने वाले मूल कण माने जाते हैं। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखोगे आप। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक ने किस पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी अपन ने क्लास में सोल्व किए हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज जब की गई तो जेम्स चैडविक साहब ने अपने प्रयोग किए थे, वहां पर कौन सी पन्नी का यूज किया था। देखिए दोस्तों, स्वर्ण पन्नी पर जो प्रयोग माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों रदरफोर्ड साहब का, और जब जेम्स चैडविक साहब प्रयोग कर रहे थे तो वो कौन सी पन्नी ले रहे थे,
बेरिलियम की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। और अल्फा कणों के बारे में भी आपको बताया है कि जो हीलियम के नाभिक होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा कण। और किस पन्नी पर डाले थे, बेरिलियम की पन्नी पर डाले गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, कैनाल किरणों की खोज किसने की। देखिए किरणें दो प्रकार की थी, एक तो थी दोस्तों कैथोड किरणें, एक किरणें तो थी दोस्तों कैथोड किरणें, और कैथोड किरणों को किसने खोजा था, विलियम क्रुक ने खोजा था। यानी ये कैसी थी, ये माइनस वाली किरण थी। और प्लस वाली किरण जिसे एनोड किरण या कैनाल किरण पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी दोस्तों बहुत खास प्रश्न है। इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए गोल्डस्टीन। और इन्हीं कैनाल किरणों के बारे में आगे जाकर रदरफोर्ड साहब ने इनको प्रोटॉन के आधार पर प्रोटॉन के बारे में समझाया था। तो याद रखना है दोस्तों, 8वें प्रश्न का क्या होगा, गोल्डस्टीन साहब ने कैनाल किरणों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस परमाणु मॉडल को गीगर मार्सडेन नामक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा मॉडल है अपना जिसे अपन गीगर मार्सडेन प्रयोग का मॉडल का कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल और श्रोडिंगर मॉडल। ये इसमें से याद रखना है दोस्तों, अपन पूरी बातें करते हैं। रदरफोर्ड के जो साथी थे उनका नाम था दोस्तों, एक का नाम था गीगर और दूसरे का नाम क्या था, मार्सडेन। और रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा की प्रकीर्णन प्रयोग किया था, स्वर्ण सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करवाई थी, उसमें गीगर व मार्सडेन इनके साथ थे, इसलिए इस मॉडल को गीगर मार्सडेन नामक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने बनाया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है दोस्तों लेवोसियर ने, प्राउस्ट ने और डोल्टन ने और रदरफोर्ड ने। आपको याद रखना है दोस्तों, लेवोसियर वे व्यक्ति थे जिन्हें रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है और रदरफोर्ड को मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, जबकि जो प्राउस्ट साहब थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। दोनों केमिस्ट्री के मूल नियम थे जिसके बाद में एटम के बारे में पढ़ा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था आपसे पूछा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, लेवोसियर ने दिया था। लेवोसियर नाम है दोस्तों इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने किया। इलेक्ट्रॉन का पूरा लंबा इतिहास, पूरा वीडियो है दोस्तों, उनको उठाकर देखें आप, उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण चीजें अपन ने बताई है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन से पहले खोजा गया था विलियम क्रुक ने, पीछे वीडियो में बात की, किसके रूप में, कैथोड किरण के रूप में। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, थॉमसन ने बताया इनके बारे में अन्य विचार और इनको इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऋणावेशित कण कहा। मिलिकन ने इनका क्या किया था, आवेश बताया था। जबकि इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड का सबसे पहले यूज करने वाला, इलेक्ट्रॉन शब्द देने वाला दुनिया को, वह कौन था, स्टोनी नामक व्यक्ति था। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये वीडियोज में अपन ने क्लियर बता रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से कमेंट करें। इलेक्ट्रॉन का निर्माण किन कणों से माना जाता है। प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का निर्माण किन कणों से माना जाता है, क्वार्क, मेसोन, लेप्टोन और बोसोन। तो आपके ऑप्शंस जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, आप इसमें क्या आंसर दोगे, क्वार्क, मेसोन, लेप्टोन और बोसोन में। देखिए दोस्तों, क्वार्क कण जो हैं उनसे मिलकर बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको बता चुका हूँ 2 अप और 1 डाउन मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं अपना प्रोटॉन, और 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। आपको आवेश निकाल कर भी बताया है। जबकि जो लेप्टोन कण हैं उन लेप्टोन कणों से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का। तो याद रखोगे दोस्तों, 12वें क्वेश्चन का सही जवाब इलेक्ट्रॉनों का निर्माण कौन से कणों से हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 लेप्टोन कणों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन, परमाणु का प्राथमिक मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर और डी ब्रोगली। अभी बात की दोस्तों, डी ब्रोगली साहब ने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रकृति बताई थी, तरंग प्रकृति बताई थी। नील्स बोर ने बाद में मॉडल दिया था दोस्तों, सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो मॉडल दिया था दोस्तों थॉमसन साहब ने। ये दिया था दोस्तों 1904 में, ये दिया था 1911 में और उसके बाद में इन्होंने दिया था
1913 में और 1938 में डी ब्रोगली ने एक तरंग प्रकृति बताई थी। लेकिन परमाणु मॉडल की बात करें तो प्राथमिक मॉडल जिसे कहते हैं वो कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न ये बन सकता है किस मॉडल को प्राथमिक परमाणु मॉडल कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, थॉमसन। उसके बाद में आप सन भी याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने केवल आपको जानकारी के लिए ये बताई हैं बातें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। दूसरा, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। किसी तत्व की, तीसरा ऑप्शन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। और चौथा है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। चारों ऑप्शंस मैंने बता दिए दोस्तों, जल्दी से आप इसका कमेंट करके मेरे को आंसर बताएं। 4 ऑप्शन में कौन सा एक सही है, बाकी अन्य 3 कथन बिल्कुल गलत हैं। तो बात कर लेते हैं कि एक कथन की। पहला स्टेटमेंट है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत पहले 1896-97 में हो चुकी थी, जबकि इन्होंने प्रयोग दिया था 1911-13 के समथिंग। तो अपन क्या बात करते हैं, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के पश्चात खोज किसकी हुई थी दोस्तों, खोज किसकी हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी दोस्तों परमाणु में न्यूक्लियस यानी नाभिक की। जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन जे थॉमसन यानी पहला कथन बिल्कुल गलत है। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की है, जबकि जे थॉमसन ने किसकी खोज की है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जिस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। जितने प्रोटॉन हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है। तो इस आधार पर इसका कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका स्पष्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी कमेंट करें। 15वां क्वेश्चन क्या है, नील्स बोर मॉडल। अभी बात करें नील्स बोर साहब की, तो उन्होंने क्या बताए थे, उनकी अगर बात करें बोर मॉडल की, तो उसके अंदर पूछा है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, कक्षाएं हैं क्रम से। जैसे पहली कक्षा का नाम क्या रख दिया अपन ने, के। दूसरी कक्षा का नाम क्या रख दिया दोस्तों, एल। तीसरी कक्षा का रख दिया एम। चौथी का रख दिया एन। ऐसे रखे जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, नील्स बोर साहब ने प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई थी और सूत्र बताया था 2n का स्क्वायर। इन्होंने बताया था कि कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n स्क्वायर। अब दोस्तों के का मतलब कौन सी है, पहली कक्षा। और पहली कक्षा में यदि n की जगह करोगे आप 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 एकम 2। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, के में होंगे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें सही है और सही है। मतलब पहला जो दे रखा है वो सभी में सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूसरा एल में करिए दोस्तों 2n स्क्वायर 2 के, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 दूनी कितने होंगे 8। यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो एल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। अब चलते हैं आगे। पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों एम की बात करें अपन, एम की बात करें तो 2 गुणा एन का स्क्वायर करेंगे। अब एन की जगह 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, के में होंगे 2, एल में होंगे 8 और एम में कितने होंगे 18। तो कौन सा सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, 2, 8 और 18। दोस्तों यदि समझ में आया तो जल्दी से आप इसका कमेंट करके यस लिख के भेजें। जल्दी से यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में यस लिख के भेजें। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में सर्वाधिक न्यूट्रॉन किसमें होते हैं, किसमें सर्वाधिक न्यूट्रॉन है ये आपको बताना है। और दोस्तों मैंने आपको तत्व लिखना सिखाया था कि मान लीजिए कोई भी तत्व है x, यहाँ लिख रखा है a और यहाँ लिख रखा है b। तो इस a का ऊपर जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो नीचे लिखा हुआ है उसका मतलब होता है प्रोटॉन। और यदि आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इस ऊपर वाले में से यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
में से अपन क्या घटा दें, प्रोटॉन नीचे वाले घटा दें, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन और बच गया क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन। इस प्रकार क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ज्ञात करें किसमें सर्वाधिक न्यूट्रॉन होंगे। इसमें है दोस्तों 59 59 माइनस 26 करूँगा तो इसमें आ जाएंगे न्यूट्रॉन कितने। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे 9 में से 6 जाते हैं दोस्तों 3 और 5 में से 2 गए तो 3। इसमें कितने न्यूट्रॉन है दोस्तों, 33 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट इसमें देखिए 61 61 में से 29 घटाएं तो कितने बचते हैं दोस्तों, ये बचते हैं दोस्तों अपने 32। इसमें कितने हो गए दोस्तों, 32। नेक्स्ट देखिए 61 माइनस 30, ये कितने हो गए 31, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 30। ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तैयार रहे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। राजस्थान पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 माइनस 30 और कितने बचे 30, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन है 30, इसमें कितने थे 31। अब देख लीजिए दोस्तों कौन से में ऑप्शन नंबर 1 में सर्वाधिक क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम है। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर, सोडियम के परमाणु संख्या 11 एवं परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। अभी बात की थी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है दोस्तों प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 23 और इसमें प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, 11। तो अभी बात की थी, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात की, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11 बराबर 12। आपको एक चीज़ समझ में आई दोस्तों, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11, जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, अभी बात की अपन ने 12। और यदि कोई तत्व अपनी स्थायी अवस्था में है तो उसमें जितने प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। आपको क्रम कैसे पूछा है दोस्तों, क्रम का भी ध्यान रखें। पहले पूछा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 11 इलेक्ट्रॉन। फिर पूछा है न्यूट्रॉन, कितने हैं दोस्तों, 12। उसके बाद में पूछा है आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कितने हैं 11। 11 12 11 इसका सही क्रम होगा और 11 12 11 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें ऑप्शन 17 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है। अभी बात की थी दोस्तों, k का मतलब पहली कक्षा, l का मतलब दूसरी कक्षा, m का मतलब तीसरी कक्षा। इसमें 2n का स्क्वायर किया था तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन की बात हो चुकी है, आप सभी इसका सही जवाब दे सकते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा 18। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से कमेंट करें, आप जल्दी से कमेंट करें। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है। दोस्तों आपको ग्रुप डी का एक क्वेश्चन देखें अपन, वहाँ पूछा हुआ है जो अपनी क्वांटम संख्या है वो कितनी होती हैं, ये 4 होती हैं दोस्तों, 4 क्वांटम संख्या। और ये कौन कौन सी होती है दोस्तों, एन एल एम और एस, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है। एन का मतलब होता है, इनसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। और ये क्या बताती है, ये बताती है दोस्तों, ये बताती है कोष को कि पहले कोष में या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। दूसरी आती है दोस्तों एल, और एल के लिए अपन क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एजाइमुथल क्वांटम नंबर या द्विअंशी क्वांटम संख्या, या इसे ही बोला जाता है दोस्तों कोणीय क्वांटम संख्या। जब भी आगे क्लास होगी क्वांटम नंबर्स की अपन इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। पहले मुख्य क्वांटम संख्या है, इसे द्विअंशी या इसे कहते हैं कोणीय क्वांटम संख्या। ये कोष या कक्षा के बारे में पहले बताती है, जबकि ये क्या बताती है, ये बताती है कक्षक का आकार। कक्षक का आकार का मतलब अपन पढ़ते हैं एस का में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, ये वाली बात कौन बताती है, ये बताती है एल। नेक्स्ट तीसरी जो अपनी है मैग्नीट्यूडल या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरे नंबर की। ये दोस्तों क्या करती है, ये बताओगे आप। ये एक तो 2 चीज़ों के बारे में जरूर ध्यान रखोगे कि पहले तो बताई, पहले के जो अपना मुख्य क्वांटम संख्या वो कोष बताती है, दूसरी उसमें
उपकोष या कक्षक की स्थिति यानी एसपीडीएफ के बारे में बताती है, जबकि एम जो है वो कक्षकों की क्या ज्ञात करवाती है, संख्या। जैसे अपन पढ़ते हैं पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। ये किसके द्वारा पता लगता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। इसके साथ ही ये उनका अभिविन्यास बताती है, अभिविन्यास का मतलब उनकी दिशा बताती है। तो याद रखोगे दोस्तों, अब जो कक्षा है उनकी दिशा और प्लस दशा, ये चीज़ें कौन डिसाइड करती है, ये करती हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नेक्स्ट जो अपने ऑप्शन है इसमें वो देख लीजिए, अपन क्या कहेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या ने क्या बताया दोस्तों, इसने बताई कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। कक्षीय क्वांटम संख्या जो है अपनी कक्षीय क्वांटम संख्या कोई क्वांटम संख्या नहीं है, इसकी जगह द्विअंशी क्वांटम संख्या हो तो अपन मान सकते हैं। ये क्या करती है दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है इसका सही जवाब, और प्रचक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, उसके स्पिन यानी चक्रण की दिशा बताती है। तो इस आधार पर कक्षकों का अभिविन्यास डिसाइड करने वाली जो कक्षा है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 19 में कौन सा होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन अपन ने कक्षा में डिस्कस किए हैं। एक होते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक कौन से होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कोई भी तत्व है मान लीजिए, उसमें कुछ यूं अपन ने लिख दिया 2 8 और लिख दिया मैंने 3, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्हें कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इन्हें तो कहते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो सेप बच गए जो भरे हुए हैं आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इतना याद रखना। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 18 आते हैं, लेकिन 11 है तो 8 और 2 10 भर चुके हैं, तीसरे में कितना आएगा, 1। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो क्या है सबसे बाहरी कक्षा, ये तो है संयोजी, ये तो कौन सा है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो और नेक्स्ट कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, यदि संयोजी पूछे तो ऑप्शन नंबर 1, और यदि कोर इलेक्ट्रॉन पूछा गया है अपन से तो इसका कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4, जो 10 है कुल कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अभी बताइए दोस्तों। 2 8 और ये तीसरी कक्षा क्या है, ये अपूर्ण कक्षा है, और इसी अपूर्ण कक्षा में जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहेंगे संयोजी। और ये तो क्या है दोस्तों, ये अभी बात की है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये कौन से होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित करता है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या। कौन सी ऐसी राशि है जो उसका परमाणु क्रमांक के बारे में ठीक ठीक ज्ञान देती है, ठीक ठीक पता बताती है, उसे अपन कौन सी स्पीशीज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से आपने कमेंट किया होगा। अपन परमाणु क्रमांक किसके आधार पर देखते हैं, पी से प्रोटॉनों की संख्या, पी से क्या याद रखोगे दोस्तों, परमाणु क्रमांक। जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है दोस्तों, वो कौन से पर डिसाइड होता है, प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें अपन क्या नहीं देखते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों अपन सभी की बात करें, लिथियम, लिथियम जो होता है दोस्तों ये 3 नंबर पर आता है, और इसे ऐसे लिखते हैं अपन 3Li6। और मैंने बताया था जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, 3, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 6, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए दोस्तों, 3। हीलियम की बात करूँ, हीलियम को लिखा जाता है दोस्तों 2He4, इसमें प्रोटॉन है दोस्तों 2, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 4, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों, 2। नेक्स्ट जो है ट्राइटियम, और ट्राइटियम को कैसे लिखते हैं, 1H3, यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है, 1 प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन। और नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखा जाता है दोस्तों 1H1, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी क्या है 1, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितना है 0। तो इसमें न्यूट्रॉन 0, इसलिए इसका आंसर सही जवाब जो होगा, सही जवाब जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24,
कि यदि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इसमें बता ही रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, 2। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन मेरा यूँ होता कि इसकी द्रव्यमान संख्या, तो आप जल्दी से कमेंट करें। मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या न पूछकर मैं पूछ रहा हूँ आपसे द्रव्यमान संख्या। और मेरा क्वेश्चन है किस प्रकार का, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है। यदि आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या का मतलब अभी बताया आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है दोस्तों इसमें 2 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, इसमें 2। इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है द्रव्यमान संख्या में, तो इसकी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो जाएगी, 4, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे ही रखी है 2, तो इसमें 2 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, यदि परमाणु की कौन सी तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अभी बात किए दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के दिया है, तीसरी कक्षा इलेक्ट्रॉनों का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। और यहाँ से तीसरी कक्षा n की जगह 3 लगाओगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 से उसको गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी क्या होता है दोस्तों 18। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आप ये भी याद रखोगे दोस्तों, यदि आपसे कक्षों की संख्या पूछे, तो यदि कक्षों की संख्या पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, आधी जो होती है वो क्या होती है, कक्षकों की संख्या। यदि आपसे पूछे तीसरी कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितने कक्षक हो सकते हैं, 9। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, तीसरी कक्षा के बारे में पूछा गया है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 25 का होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। यदि आपसे इसमें ये चीज़ें समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।